Hello student, this is the second part of the transformer. In previous part, we have discussed about up to the ideal transformer at no load. Now the ideal transformer on load, here we connect the load at the secondary side of the transformer ZL, which is showing in the figure. Okay, when S is closed, then the current I2 is flow. Okay, this S is we closed, then I2 current is flow. Because of this is the ideal transformer, so V2 is equals to E2. Okay students, so as we connect the load at the secondary side, the secondary current flow in a N2 turns. Okay, and the secondary MMF is developed, which is N2I2. Okay, which opposite to the mutual flux phi in the core, hence tends to reduce the alternating mutual flux phi. Okay, any reduction is fine would reduce E1, जिसकी वजह से क्या होता है कि E1 भी आपका रिड्यूस होगा. अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर के लिए हमें मालूम है V1 इक्वल्स टू माइनस E1. तो इफ applied voltage V1 is constant, then E1 and therefore mutual flux in the core must be remain constant. Okay, then this can be happen only if the primary draws the more current. Okay, primary draws the more current, which is the I1 dash. Okay, this I1 dash developed the another MMF, which is phi 2 dash N1 I1 dash, because this current draws from the more current from I1 dash. Okay, but keep in mind this extra EMF always be equal and opposite to the secondary EMF and cancel to each other. Point clear? So that's why what will be happen? This phi 2 dash equals to phi 2 and phi 2 which is developed from the N1 I1 dash, which is equals to N2 I2. So we can say that the compensating primary MMF equals to the secondary MMF. Okay, then the ideal transformer phasor diagram. This is the load condition हो गया. अब आइडियल ट्रांसफॉर्मर का जो आपका फेजर डायग्राम है, तो फेजर डायग्राम के लिए यहाँ पर हमें कंसीडर करना पड़ेगा लोड. एक्चुअली में लोड हमारा कितना होगा. ठीक है, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही आप लोड कनेक्ट करते हैं, I2 जो फ्लो होता है, I2 जो फ्लो होता है उसी के साथ क्या होता है कि एक I1 डैश भी फ्लो हो जाता है. ठीक है, वो I1 डैश जो है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा MMF डेवलप होता है, वो इक्वल और अपोजिट होता है I2 के. हमेशा ध्यान रखिएगा I2 के इक्वल एंड अपोजिट क्या होगा, I1 डैश होगा. ठीक, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हमें एक लोड लेना पड़ता है. तो लोड लेने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पर एक इंडक्टिव लोड ले लिया. मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट कि इन द डाउन पोर्शन वी एक्ट एज अ सेकेंडरी पोर्शन एंड द अपवर्ड विल बी द प्राइमरी. तो एट लोड कंडीशन दिस phi and I both are in same phase. Okay, and इससे जो आपका लैग बिहाइंड है पाई बाई टू E1 और E2 है, सेकेंडरी साइड में V2 है, V2 E2 के बराबर है. अब यहाँ पर हमने कंसीडर किया कि लोड आपका क्या है, इंडक्टिव है. इंडक्टिव, ठीक. अब लोड इंडक्टिव है तो क्या होगा, इंडक्शन में अंदर इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि जो वोल्टेज और करंट के बीच में जो रेशियो रहता है कि करंट हमेशा लैग करता है. ठीक है, वोल्टेज से. तो हमने यहाँ पर इस I2 को इस वोल्टेज से क्या किया, थीटा 2 डिग्री क्या किया, पीछे कर दिया. क्लियर हो गई ये बात.
अब इस I2 के इक्वल एंड अपोजिट हमने बना दिया I1 डैश, ठीक है। ये I1 डैश कहाँ पर था, ये I1 डैश जो था प्राइमरी साइड था, और नो लोड कंडीशन पे करंट आपकी फ्लो होती है IE। इसका मतलब क्या होगा, जो प्राइमरी करंट जो I1 होगी वो क्या होगी, विच इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ I1 डैश प्लस IE। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने I2 से इक्वल एंड अपोजिट I1 डैश लिया, ये आपका IE है, इन दोनों का जो एल्जेब्रिक सम है विच इज़ द I1। पॉइंट क्लियर हो गया। अब V1 और I1 के बीच में जो एंगल होगा वो आपका क्या हो जाएगा, θ1। θ1 क्या शो करेगा, यहाँ से आपको प्राइमरी साइड का पावर फैक्टर मालूम पड़ जाएगा, है ये प्राइमरी साइड की हम पावर मालूम कर लेंगे। और V2 I2 cos θ2 से हमें क्या मालूम पड़ जाएगा, सेकेंडरी साइड की पावर मालूम पड़ जाएगा। देन सो दिस इज द आइडियल ट्रांसफॉर्म फेजर डायग्राम ऑन लोड कंडीशन। देखिए आप यहाँ पर हमने कहा ना कि टोटल जो प्राइमरी करंट है वो क्या हुआ, कॉम्बिनेशन हो गया आपका इसका I1 इक्वल्स टू क्या हुआ, I1 डैश प्लस IE, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट को अगर नेगलेक्ट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइजिंग करंट मतलब IE को कर दूँ तो N1 I1 इक्वल्स टू हो जाएगा N2 I2, ओके, विच इज़ द प्राइमरी एम्पियर टर्न्स इक्वल्स टू सेकेंडरी एम्पियर टर्न्स, ठीक है। तो फ्रॉम वेयर वी गेट द रिलेशन V1 बाई V2 इक्वल्स टू E1 बाई E2, N1 बाई N2 इक्वल्स टू I2 बाई I1 इक्वल्स टू 1 बाई K यहाँ पर क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, K आपका क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हो गया। पॉइंट क्लियर। तो यहाँ से अगर आप और रिलेशंस निकालना चाहें तो रिलेशन जो आपका एक निकल कर आता है वो निकल कर आता है प्राइमरी वोल्ट एम्पियर इक्वल टू सेकेंडरी वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो हियर वी टेकन अ सिंगल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज सेड दैट ए 25 kVA transformer has 500 tons on primary and 50 tons on secondary. It means N1 का जो वैल्यू हमारे पास वो आपका क्या है, 500 है, और N2 का जो वैल्यू है वो 50 टन है, ठीक है। उसका जो रेटिंग है वो 25 kV है। पॉइंट क्लियर। द प्राइमरी इज कनेक्टेड 300 वोल्ट। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी वैल्यू है प्राइमरी साइड की वो 300 वोल्ट की है, 50 हर्ट्ज सप्लाई है। इन्होंने कहा है कि फाइंड द फुल लोड प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट, सेकेंडरी MMF, मैक्सिमम फ्लक्स, और नेगलेक्ट कर देना हमें लीकेज फ्लक्स एंड नो लोड प्राइमरी करंट, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करेंगे कि N1 और N2 हमारे पास है, यहाँ से हमने क्या K निकाल लिया, K इक्वल्स टू क्या होगा, N2 बाय N1। फुल लोड करंट क्या हो जाएगी, I1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, टोटल रेटिंग अपॉन आपका क्या वोल्टेज है ना भाई, I इक्वल्स टू क्या होता है, KVA अपॉन वोल्ट, ये हुआ। तो यहाँ से हमने क्या किया, KVA अपॉन वोल्ट से, KVA हमारा 25 kVA है, प्राइमरी में आपका जो वोल्टेज है वो 300 है। तो यहाँ से आपके पास जो I1 का वैल्यू आ गया, वो I1 का वैल्यू क्या आ गया, 8.33 एम्पियर, ठीक है। अब फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हम जानते हैं I2 इक्वल्स टू I1 बाई K। तो यहाँ से आपने क्या किया, सेकेंडरी साइड की आपने करंट निकाल ली, ठीक है। सिमिलरली प्राइमरी साइड का EMF आपका क्या है, 300 है, वो सॉरी 3000 है। तो अकॉर्डिंग टू द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो E2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, के E1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका सेकेंडरी साइड का जो EMF आ जाएगा वो क्या आ गया, 300 वोल्ट आ गया, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम फ्लक्स आपको निकालना है, मैक्सिमम फ्लक्स मतलब फाई है। तो फ्रॉम द EMF इक्वेशन वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई एम। E1 आपके पास है, N1 आपके पास है, F आपके पास है। आप इसमें सेकेंडरी वाला भी लगा सकते हैं, E2 इक्वल्स टू 4.44 N2 F फाई एम है। तो फ्रॉम वेयर वी गेट द सेम आंसर हियर, ओके।
27 मिली वेबर. Clear? So this is the numerical problem. Now the practical transformer. अब बात आती है कि what is the difference in ideal transformer और practical transformer. तो naturally practical transformer है तो there be some losses develop in the transformer. Simply. Okay. तो यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो क्या है कि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मर में एक तो आयरन लॉस होगा, ठीक है, कोर है, एक वाइंडिंग होगा, वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होगा, मैग्नेटिक लीकेज होगी, ठीक. तो आयरन लॉस जो है उसकी वजह से क्या है कि आपका एक एडी करंट लॉस डेवलप होगा और हिस्टैरिसीस लॉस डेवलप होगा. वाइंडिंग की वजह से वाइंडिंग रेजिस्टेंस जो है उसकी वजह से क्या कॉपर लॉस डेवलप होगा जिसे हम IR ड्रॉप कह देते हैं, ठीक. ये डेवलप हो गया. नाउ लीकेज रिएक्टेंस क्या है? लीकेज रिएक्टेंस में ये कहते हैं कि both primary and secondary current produce flux. The flux phi which links both winding useful flux is called mutual flux. However, the primary current would produce the sum flux which would not be complete link with the secondary and vice versa. This flux is known as leakage flux. Waste through the air. इसमें क्या होता है कि जो कंप्लीट फ्लक्स है वो लिंक नहीं कर पाता सेकेंडरी से, तो जिसकी वजह से क्या होता है एक IX ड्रॉप होता है, ठीक है. तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में क्या कंडीशन आएंगी नो लोड पर और लोड पर, उसको अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं. देन द प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड. तो प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में आप देखिए ऑन नो लोड कंडीशन, नो लोड कंडीशन पे हमने क्या किया कि हमने एक करंट आपकी फ्लो करी IE, ठीक. दिस करंट IE रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स, ठीक है. व्हेन वी अप्लाई द V1 वोल्टेज टू द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफॉर्मर IE करंट इज फ्लो, ठीक है. एंड दिस IE करंट रिजॉल्व इनटू टू पार्ट्स. Okay, the first component is IW, which is phased with the applied voltage V1 and known as active or working or iron loss components, ठीक है. This is the active component. Active component supplies the iron loss and very small copper loss. इसका वैल्यू रहता है IW इक्वल्स टू IE cos phi 0. phi 0 क्या है? नो लोड पर पावर फैक्टर के लिए V और I का एंगल है, मतलब V और I यहाँ पर हम कह सकते हैं V1 और IE के बीच का एंगल है. एंड द सेकेंडरी कंपोनेंट विच इज द मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, ओके, दिस विल बी IM इक्वल्स टू IE साइन phi 0. तो फ्रॉम हियर वी गेट IE इक्वल्स टू IM स्क्वायर प्लस IW स्क्वायर विद रूट. ये चीज़ यहाँ पर हम यहाँ से फेजर डायग्राम से देख सकते हैं. दिस एंड दिस स्क्वायर इज इक्वल्स टू IE, ओके. देन यहाँ से पावर फैक्टर जो निकल कर आता है cos phi 0 इक्वल्स टू IW अपॉन IE, ओके. नाउ द ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड. लोड कंडीशन पर ट्रांसफॉर्मर की क्या कंडीशन होगी ये बहुत ध्यान से आप देखिएगा. मैं आपको यहाँ पर एक फेजर डायग्राम समझा देता हूँ. यहाँ पर मैंने दो फेजर डायग्राम लिए हैं, एक इंडक्टिव लोड के लिए लिया है और एक कैपेसिटिव लोड के लिए लिया है. तो फर्स्ट वन जो है वो इंडक्टिव लोड के लिए है. अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर V2 और I2 जो है वो एक दूसरे के क्या हो रही है, लैग हो रही है I2 जो है. तो यहाँ पर मैं ये A वाला आपको समझा रहा हूँ जहाँ पर कि आपका जो ट्रांसफॉर्मर है वो क्या है, इंडक्टिव लोड के साथ है, ठीक है. अब आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर में जो आपका IE था वो इस पर नहीं था, फाई के साथ ही नहीं था, वो फाई से ऊपर था थोड़ा सा, इसलिए हमने ये IE यहाँ पर ऊपर मेंटेन कर दिया, ठीक है. और फाई से π/2 पीछे हमने E1 और E2 कर दिया, ठीक. एक हमने आपका V2 मेंटेन किया, एक V2 आप मेंटेन कर दो
क्योंकि यह प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर है, ये आइडियल ट्रांसफॉर्मर नहीं है, तो यहाँ पर V2 और E2 की वैल्यू सेम नहीं होगी, कुछ उसमें आपस में अंतर होगा ड्यू टू द ड्रॉप ऑफ IR एंड IX। ठीक है, तो I2 आपने यहाँ पर मेंटेन किया, θ2 डिग्री पीछे कर दिया, तो ये I2 और ये V2 इनके बीच का जो एंगल हो गया ये आपका होगा θ2। अब I2 के जस्ट अपोजिट में आपने क्या I1 डैश मेंटेन कर दिया, जैसा मैंने आपको बताया था कि I2 का इक्वल अपोजिट क्या है, I1 डैश है, लोड कंपोनेंट ऑफ द प्राइमरी, और I1 डैश और IE का जो फेजर सम होगा वो क्या होगा, I1 होगा। क्लियर हो गई ये बात। अब आपको क्या करना है कि जिस डायरेक्शन में I2 होगा, जैसे I2 का डायरेक्शन ये आ रहा है आपका, ठीक है, तो इसी डायरेक्शन में आपका क्या होगा, I2R2 ड्रॉप होगा, I2R2 ड्रॉप होगा। ठीक है, और ये I2R2 ड्रॉप आप मेंटेन करेंगे V2 से, उसी डायरेक्शन I2 की डायरेक्शन। ठीक है, जहां पर ये खत्म होगा ड्रॉप, वहां से 90 डिग्री पर आपका जो ड्रॉप होगा वो होगा JI2X2, ये वाला JI2X2। ठीक है, और ये जहां खत्म होगा वहां पर E1 और E2 को आप इसको मेंटेन कर देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम जाएंगे और आगे। हमें मालूम है कि V1 इक्वल्स टू होता है माइनस E1। ठीक है, तो हम V1 पर पहुंचने के बाद हमने क्या किया, इस I1, ये वाला जो I1 है, इसके ही रेस्पेक्ट में I1R1 ड्रॉप आपने मेंटेन कर दिया, ये वाला। ठीक, और जहां ये ड्रॉप खत्म होगा वहां पे आपने कर दिया इसको I1, वहां से आपने 90 डिग्री पर कौन सा ड्रॉप खींचा, IX ड्रॉप, जिसे हम कहेंगे JI1X1 ड्रॉप। ठीक है, और ये ड्रॉप जहां तक जाएगा, ठीक, वहां पर आपका क्या बन जाएगा, V1 बन जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो V1 है वो माइनस E1 के बराबर है। माइनस E1 मतलब ये वाला V1 और ये वाला V1 डैश अलग अलग है। हमेशा आप एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि कोई भी ट्रांसफॉर्मर है, तो अगर मैं प्राइमरी के लिए बात करूं तो V1 हमेशा ज़्यादा होगा E1 से। ठीक है, और E2 ज़्यादा होगा V2 से। इसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि हमेशा फेजर डायग्राम, प्रैक्टिकल फेजर डायग्राम अगर होगा तो V1 जो है वो आप ग्रेटर देन करोगे E1 से, और E2 करोगे V2 से। अब आप देखो यहाँ पर प्रोपोर्शन V1 जो है E1 से ज़्यादा हो गया, और आप अगर नीचे आप अगर देखो तो देखो V2 जो है, और E2 में देखो तो E2 ज़्यादा है V2 से। ठीक है, तो आपको बस ये, और यही सेम प्रोसेसिंग आपकी कैपेसिटिव लोड में। कैपेसिटिव लोड के अंदर आप क्या करेंगे, कैपेसिटिव लोड में जो करंट आपने यहाँ बैक करी थी वो करंट यहाँ पर लीड कर देंगे, किससे, इस V2 से, बस सेम एज इट इज चलेगा। तो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मर ऑन लोड कंडीशन। ठीक है, तो बस आज यहीं पर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।